भारत में कई प्रकार के स्कैम्स हुए। आज़ादी से पहले भारत को अंग्रेज़ों ने लूटा और अब ये पॉलिटिशियंस और ये स्कैमर्स आपस में गठबंधन बनाकर भारत को अब भी लूट रहे हैं। कभी ये स्कैमर्स नकली स्टैम्प पेपर बनाकर स्कैम करते हैं तो कभी ये पॉलिटिशियंस चारे जैसी चीज़ों में स्कैम का रास्ता खोज लेते हैं और इन्हीं की वजह से हमारी देश की अर्थव्यवस्था हमेशा डगमगा जाती है। शारदा चिटफंड जैसी कंपनी बनाकर साल 2013 में 4000 करोड़ का स्कैम किया गया। अब ये चिटफंड का नाम सुनने के बाद आपको वो लक्ष्मी चिटफंड का सीन याद आता होगा, वहीं जहां 25 दिन में पैसे डबल किए जाते थे। 25 दिन में पैसा डबल। और वो कहते हैं ना दोस्तों कि लालच बुरी बला है, और इसी लालच में आकर हमारी भोली भाली जनता इन स्कैमर्स को अपनी सारी गाड़ी कमाई दे देते हैं, जिसके बाद ये स्कैमर्स अरबों रुपए लेकर देश से 9-2-11 हो जाते हैं और इसका खामियाजा हमें पूरी उम्र भुगतना पड़ता है। शारदा ग्रुप में लगभग 17 लाख लोगों ने पैसा लगाया था और उन्हें वादा किया गया था कि उनके पैसों पर 35 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया जाएगा। जैसे कि हर पोंजी स्कीम बड़े बड़े वादे करती है। वेस्ट बंगाल जहां सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, और क्यों इस स्कैम का पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई तक को इन्वॉल्व होना पड़ा। और जब स्कैम का पर्दाफाश किया गया तो जो नाम सामने निकल के आए थे वो तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स और कई पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स इस फ्रॉड में शामिल होकर उन इन्वेस्टरों का पैसा अपनी तिजोरियों में भर रहे थे। ये लोग तो स्कैम करके चले जाते हैं, लेकिन उन गरीब लोगों को हमेशा के लिए अंधकार में झोंक जाते हैं। और शायद यही वजह रही कि इस फ्रॉड के बाद 200 से ज्यादा आत्महत्याएं हुई। और आज के इस एपिसोड में जानेंगे शारदा चिटफंड का पूरा स्कैम, और ये भी जान लेंगे कि आपको इन पोंजी स्कीम से कैसे बचना है, क्योंकि आपका पैसा बहुत कीमती है, क्योंकि पैसे बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। तो फिर शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। কড়া শাস্তির দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন সকাল 11:45। দ্বিতীয় देख के आप लोगों ने कंपनी में पैसा दिया था। तृणमूल को देखकर किया था, तृणमूल को देखकर किया था, कुणाल घोष को देखकर किया था, मदन मित्र को देखकर किया था, मुकुल राय को देखा था। 15 लाख डूब चुका है, मेरा जीजू का है 7 लाख। वो अभी मेरे बहन को दवाई डाला है कि तुम्हारे वजह से तुम्हारे भाई को पैसा दिया, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो तुमको हमको इस घर से निकाल देंगे। राज्य में सबसे बड़ा अभी इशू है कि शारदा का घोटाला। राज्य सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी मूल्य पे वो सीबीआई ना हो। लगता है होना चाहिए सीबीआई। ये चिटफंड का मसला है ना, बहुत गरीब लोगों का पैसा गया है, इतने छोटे छोटे लोगों का पैसा गया है। अब वो उसमें से कुछ लोगों ने आत्महत्या करने तक गया था। भारत की आधी से ज़्यादा आबादी गाँवों में रहती है और उनके पास सही बैंक फैसिलिटीज़ नहीं होती। इससे दो बड़ी समस्याएं आती है, पैसे को सेफ तरीके से रखना और पैसे ज़रूरत पड़ने पर सही इंटरेस्ट पर लोन ना मिल पाना। अब इस दूसरी समस्या का हल करने के लिए लोग अक्सर गांव के अमीर या जिन्हें ज़मींदार भी कहते हैं उनसे पैसे ब्याज पर उठाते हैं, लेकिन बैंक की तुलना में उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता है। अब इसी का हल निकालने के लिए चिटफंड जैसी कंपनियों का जन्म हुआ। अब चिटफंड कंपनियां काम कैसे करती है, अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ और जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। जब आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बैंक उन पैसों को किसी व्यक्ति या किसी कंपनी को लोन में देकर उससे ब्याज की कमाई करता है, जिससे एक हिस्सा आपकी बचत पर ब्याज के रूप में मिलता है। लेकिन चिट फंड में ये अलग तरीके से काम करता है। अब मान लीजिए 10 लोगों ने मिलकर एक फंड बनाया और इन्हें इसमें हर महीने 10,000 रुपये जमा करने हैं, और अगर ये फंड 1 लाख रुपए का है तो हर व्यक्ति को अगले 10 महीने तक इस फंड में अपने हिस्से का 10,000 रुपये जमा करना है। मतलब फंड का साइज 1 लाख रुपए होगा, और अगर ये फंड कानूनी तौर पर रजिस्टर है तो पूरी रकम बैंक में जमा हो जाएगी। अब जो कंपनी इन 10 लोगों के फंड को ऑपरेट करेगी वो इसके बदले में एक कमीशन अमाउंट चार्ज करेगी, जो आमतौर पर 3% से लेकर 10% तक होता है। चलिए मान लीजिए कि फंड ऑपरेटर ने इन 10 लोगों की फंड को मैनेज करने के लिए 5% का कमीशन लिया, तो पहले महीने 10 लोगों ने मिलकर कुल 1 लाख रुपए जमा किए और फंड ऑपरेटर ने इसमें से 5% कमीशन लिया, यानी 5,000 रुपये, जिसके बाद फंड की कुल रकम 95,000 हो गई। अब इस ऑपरेटर ने इसे अपने पास रख लिया। अब अगर इन 10 व्यक्तियों के समूह में किसी एक को कर्ज की ज़रूरत है तो वह इस रकम के लिए बोली लगाएगा। अब जिसकी बोली सबसे कम होगी उसे यह रकम दे दी जाएगी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यहाँ 60,000 रुपये की बोली लगाई और ये सबसे कम रही, तो ये रकम उसे दे दी जाएगी। अब इस रुपयों को दिए जाने के बाद फंड ऑपरेटर के पास 40,000 रुपये
बच गए। अब अपने 5,000 निकालने के बाद वो 35,000 रुपए उन 9 लोगों में डिविडेंड के रूप में दे देगा। यानी पहले महीने ही 10,000 की निवेश में व्यक्ति को 3800 रुपए मिल गए और जिस व्यक्ति ने पहले महीने 10,000 रुपए जमा किए उसे 60,000 रुपए का कर्ज आसानी से मिल गया। अब ये सिलसिला अगले 10 महीने तक चलता रहेगा। कारोबार का यही तरीका चिट फंड कहलाता है। शारदा ग्रुप ने चिट फंड की तर्ज पर ही ज्यादा रिटर्न का लालच देकर छोटे निवेशकों को आकर्षित किया। भारत में चिट फंड एक्ट 1982 में ऐसी कंपनियों को रजिस्टर्ड किया गया है और ये कंपनियां लीगल तरीके से पैसा इकट्ठा करती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट स्कीम या फिर झूठे वेंचर्स के थ्रू। और 2013 में 80% ऐसी स्कीम वेस्ट बंगाल में थी, जिसके बाद वेस्ट बंगाल को पॉन्जी कैपिटल ऑफ इंडिया का भी टाइटल मिला। और अब तक इस पॉन्जी स्कीम में लगभग लोगों ने 1 लाख करोड़ रुपए खो दिए हैं। अब पॉन्जी स्कीम किसे कहते हैं बताता हूँ। जहाँ बड़े बड़े रिटर्न देने के वादे किए जाते हैं, जैसे कि आपकी रकम को 3 गुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। और इस कंपनी का सिर्फ एक काम होता है, नए इन्वेस्टरों के पैसों से पुराने इन्वेस्टरों का भुगतान। और ये धोखा जब तक चलता है जब तक नया इन्वेस्टर इसमें आता रहता है, और जब ये इन्वेस्टर आने बंद हो जाते हैं तो कंपनी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। और इसी चक्कर में बहुत से लोगों ने अपना काफ़ी पैसा इसमें खो दिया और इसका नाम चार्ल्स पॉन्जी के नाम पर रखा गया था, जो कि 1920 में अमेरिका और कनाडा में ऐसी ही फ्रॉड स्कीम चलाया करता था। शारदा ग्रुप के 2 मुख्य लोग थे। पहला सुदीप्तो सेन, जो कि शारदा ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और दूसरी देवजानी मुखर्जी। देवजानी मुखर्जी शारदा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरों में से एक थी, जो कि ग्रुप के लिए चेक साइन करा करती थी। देवजानी मुखर्जी ने 2010 में शारदा ग्रुप में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया और जल्द ही ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई। वैसे काफी जल्दी तरक्की करी थी उन्होंने। तुझे क्या दिक्कत है? शारदा ग्रुप को 2006 में शुरू किया गया और इसका नाम शारदा देवी से लिया गया था, जो बंगाल के एक प्राचीन संत रामाकृष्ण परमहंसा की पत्नी थी। कंपनी का मोटिव शुरू से ही लोगों को समाज सेवी कंपनी दिखाना था। जैसे कि हर पॉन्जी स्कीम लोगों को बड़े बड़े रिटर्न देने के वादा करती है, जो दिखावे में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन कभी भी सच्चे नहीं होते हैं। उन्होंने रूरल एरिया से एजेंट्स को हायर किया, जो लोगों से पैसा इकट्ठा करने में मदद करते थे, और इन एजेंट्स को 25 से 40% तक कमीशन दिया जाता था और साथ ही साथ उन्हें महंगे गिफ्ट भी दिए जाते थे ताकि उनकी टीम तेजी से बढ़ सके। शुरुआत में ये लोग पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने के लिए स्क्वायर डिबेंचर्स और रिडीमेबल बॉन्ड्स इशू करके पैसे जमा करते थे। अब ये स्क्वायर डिबेंचर और रिडीमेबल बॉन्ड्स क्या है, आपको आसान शब्दों में बताता हूँ। स्क्वायर डिबेंचर्स एक तरह का उधार है, जैसे कोई कंपनी लोगों से लेती है। अब इमेजिन करो आपने एक दोस्त को पैसे उधार दिए और वो गारंटी के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज देता है, जैसे कि कोई मोटरसाइकिल। अगर आपका दोस्त आपके पैसे वापस नहीं कर सकता तो आप वो मोटरसाइकिल ले सकते हो अपने उधार को वापस लेने के लिए। हालांकि वो अलग बात है कि आपका दोस्त ना ही गारंटी देता है और ना ही कोई पैसे देता है। गजब बेइज्जती है। वैसे ही सिक्योर डिबेंचर में भी कंपनी पैसे उधार मांगती है और ये एश्योर करने के लिए कि वो पैसे वापस कर पाएगी, वो कुछ महत्वपूर्ण वस्तु प्रॉमिस करती है, जैसे कि कोई ज़मीन या कोई महंगी मशीन। अगर कंपनी मुश्किल में पड़ती है और वो पैसे वापस नहीं कर सकती तो उधार देने वाले लोग उस महत्वपूर्ण वस्तु को क्लेम कर सकते हैं अपने पैसे वापस लेने के लिए। इसलिए ये थोड़ा रिस्की भी होता है। अब आते हैं रिडीमेबल बॉन्ड्स की तरफ। अब रिडीमेबल बॉन्ड्स में ये होता है जैसे किसी को उधार देने का एक तरीका, जिसमें आप एक फिक्स समय के बाद अपने दिए गए पैसे और ब्याज को वापस ले सकते हैं। समझो आपने फ्रेंड्स को कुछ पैसे दिए हों और उसने वादा किया हो कि वो आपको एक फिक्स समय के बाद पैसे वापस कर देगा, साथ ही उन पैसों पर आपको काफ़ी अच्छा ब्याज देगा। जब वो फिक्स समय पूरा होता है तो आप अपने पैसे और ब्याज को वापस लेते हैं। वैसे ही रिडीमेबल बॉन्ड्स में भी ऐसा ही होता है। कंपनी आपसे पैसे लेती है और वादा करती है कि वो एक दिन आपको पैसे और ब्याज के साथ वापस करेगी। ये कंपनी के लिए एक तरह का उधार होता है, लेकिन भारतीय नियमों के अनुसार एक कंपनी 50 से ज्यादा लोगों से कैपिटल रेज नहीं कर सकती। उसके लिए प्रॉपर प्रोस्पेक्ट्स और एक बैलेंस शीट इशू करनी पड़ती है और उन अकाउंट्स की ऑडिट भी होती है और उसके लिए सेबी से रजिस्टर भी कराना पड़ता है। लेकिन कंपनी ना ही सेबी में रजिस्टर थी और ना ही ऐसे नियमों को मान रही थी। शारदा ग्रुप अपने ब्रांड को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही थी क्योंकि उनके पास बड़ी मात्रा में फंड्स है। इसलिए शारदा ग्रुप में कई विजिबिलिटी सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया, जैसे कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री,
जहां उसने एक्ट्रेस और तृणमूल कांग्रेस की एमपी शताब्दी रॉय को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और बॉलीवुड एक्टर और उस समय के टीएमसी के एमपी मिथुन चक्रवर्ती को भी शारदा ग्रुप का मीडिया प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। शारदा ग्रुप ने कुणाल घोष, जो कि टीएमसी के एमपी थे, शारदा ग्रुप ने टीएमसी के एमपी कुणाल घोष को मीडिया ग्रुप का सीईओ बनाया। कुणाल घोष की छत्र छाया में ग्रुप ने लोकल टेलीविजन चैनल और न्यूज़पेपर को खरीदा और उसे इस्टेब्लिश भी किया। मीडिया ग्रुप में लगभग 900 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए। 1500 से अधिक पत्रकारों को नौकरी पर रखा गया। उनके पास 5 भाषाओं में छपने वाले 8 अखबार थे। साथ ही साथ उनके पास बंगाली न्यूज़ चैनल, जर्नल इंटरटेनमेंट चैनल, पंजाबी इंटरटेनमेंट चैनल और एक इंटरनेशनल जैसे कई बड़े चैनल्स थे और साथ ही साथ उनके पास एक एफएम रेडियो स्टेशन भी था। 2011 में शारदा ग्रुप ने ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स को भी खरीदा, जो कि भारी कर्ज में डूबी हुई मोटरसाइकिल कंपनी थी और इसको सिर्फ इसलिए खरीदा गया था ताकि वो अपने निवेशकों को ये दिखा सके कि उनके पास कई ऐसी बड़ी कंपनीज है। साथ ही साथ उन्होंने 150 वर्कर्स पे रोल पर रखे गए थे। हालांकि उस फैक्ट्री में कोई काम नहीं होता था और जब भी कोई निवेशक उस कंपनी में विजिट करने जाता तो उन 150 वर्कर्स को उस कंपनी के अंदर काम लगाया जाता और जब इन्वेस्टर उन्हें काम करता हुआ देखते तो उन्हें भी लगता कि उनके पैसे सही जगह इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने वेस्ट बंगाल में एग्रो प्राइवेट लिमिटेड जैसी भी शेल कंपनियां खरीदी। अब ये शेल कंपनियां क्या होती है ये भी बताता हूँ। शेल कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो सिर्फ कागजों में होती है, जिसका वास्तव में कोई लेना देना नहीं होता है और ये शेल कंपनियां इसलिए बनाई जाती है ताकि पैसों का हेरफेर किया जा सके। इसी के साथ लैंडमार्क सीमेंट जैसी कंपनियों को भी खरीदा गया। इससे एजेंट्स और डिपॉजिटर्स को ये दिखाया जा सके और उन्हें ये समझाया जा सके कि शारदा ग्रुप के पांव अलग अलग सेक्टर्स में जमे हुए हैं। इसी के साथ अपनी रॉबिनहुड पर्सनैलिटी बनाने के लिए शारदा ग्रुप ने कलकत्ता पुलिस को मोटरसाइकिलें भी डोनेट की। इसके बाद साल 2011 में ममता बनर्जी को उनकी एम्बुलेंस और मोटरसाइकिल को पश्चिम मिदानपुरा के जंगल महल एरियाज, जो कि नक्सल प्रभावित इलाके हैं, उसमें इस्तेमाल करने के लिए कहा गया और बंगाल में सामाजिक कल्चर को खुद में और गहराइयों में जोड़ने के लिए शारदा ग्रुप ने फुटबॉल क्लब्स में भी पैसे डोनेट किए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में फुटबॉल का काफ़ी क्रेज है। और साथ ही साथ उन पैसों से दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन को भी स्पॉन्सर किया गया, जो कि लोकल पॉलिटिकल लीडर द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे। शारदा ग्रुप से कई पॉलिटिकल लोगों ने लाभ उठाया। एमपी कुणाल घोष, जो कि कंपनी के सीईओ थे, उन्होंने सैलरी के रूप में हर महीने 16 लाख रुपए मिलते थे। वहीं एमपी सृंजय बोस ने मीडिया ऑपरेशन को संभाल रखा था। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मदन मित्रा ग्रुप के कर्मचारी यूनियंस का नेतृत्व करते थे और खुले मन से लोगों को कहा करते थे कि अपनी जितनी भी बचत है इस कंपनी में लगाया करें। एक बार तो सुदीप्तो सेन ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करके ममता बनर्जी की पेंटिंग खरीदी, जिसके बाद सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि पब्लिक लाइब्रेरीज को शारदा ग्रुप के अखबार खरीदकर दिखाने चाहिए। शारदा ग्रुप ने नुकसान में चलने वाली कंपनी लैंडमार्क को भी खरीदा, जो टेक्सटाइल मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ पार्टनरशिप में थी। और शायद यही वजह रही कि ये पोंजी स्कीम इतनी देर तक चली, क्योंकि उसको इतना भारी राजनीतिक समर्थन मिल रहा था। सेबी ने शारदा ग्रुप को 2009 में पहली बार नोटिस किया, जब कंपनी बिना रजिस्टर के बॉन्ड से पैसे इकट्ठा कर रही थी। और जब इस पे जवाब मांगा गया तो कंपनी ने अपने आप को चिटफंड कंपनी बताया। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चिटफंड कंपनी कैसे काम करती है, अब कंपनी ना तो चिटफंड कंपनी के थ्रू काम कर रही थी और ना ही बॉन्ड्स के थ्रू, वो तो एक स्कैम चला रही थी। लेकिन इसके बाद सुदीप्तो सेन ने होशियारी दिखाते हुए 200 और नई शेल्स कंपनी खोल दी ताकि अपने बिजनेस को और कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके। और अब की बार शारदा ग्रुप ने अपने कैपिटल रेज करने का तरीका ही बदल दिया। वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम और छत्तीसगढ़ में ग्रुप ने अलग अलग वेरिएशंस में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाना शुरू कर दिया। अब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या है, जिसे शॉर्ट में CISP कहते हैं, ये एक ऐसी वित्तीय योजना है जिसमें कई लोग अपने पैसे एक साथ जमा करते हैं, फिर उन पैसों को एक साथ इन्वेस्ट किया जाता है। समझो आपके दोस्तों ने एक साथ पैसे जमा किए और फिर सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि ये एक पैसे किसी एक अच्छे इन्वेस्टमेंट में लगाए जा सके। ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है शेयर्स, प्रॉपर्टी या कुछ और चीज़ें। जितने पैसे आप डालोगे उतना हिस्सा आपको प्रॉफिट या लॉस में मिलेगा। CIS का मूल्य उद्देश्य होता है लोगों को एक साथ मिलकर बड़ी राशि में इन्वेस्ट करने का मौका देना और उस इन्वेस्टमेंट में मिलने वाला मुनाफा या नुकसान को सभी इन्वेस्टरों के बीच बांट दिया जाता है। ट्रैवल और होटल बुकिंग, रियल इस्टेट और मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग शामिल थी। इन्वेस्टरों को उनके निवेश के असली नेचर के बारे में कम बताया जाता
और उन्हें यही बताया जाता कि एक फिक्स पीरियड के बाद उनके डिपॉजिट पर 35 गुना ज़्यादा रिटर्न मिल जाएंगे। लेकिन सेबी ने अपनी नज़रें अभी भी उनके तरफ गड़ा रखी थी, और सेबी एक बार जिसके ऊपर अपनी नज़रें गड़ा देना उसका काल तो सुनिश्चित है। वहीं सीबी ने वेस्ट बंगाल को 2011 में ही आगाह कर दिया था कि शारदा ग्रुप चिटफंड एक्टिविटीज़ के नाम पर लोगों से बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिससे शारदा ग्रुप ने अपने तरीके को फिर बदलने का फैसला किया। शारदा ग्रुप ने अब की बार अलग अलग लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदने और बेचने का काम किया, और इसका पैसा दुबई, साउथ अफ्रीका और सिंगापुर में भेज दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि सभी नेता पैसे खाकर बैठे हुए थे। 2009 में वेस्ट बंगाल के एमपी सोमेंद्र नाथ मित्रा और अबू हसीम खान चौधरी और टीएमसी के नेता सदन पांडे ने पहले से ही इन धोखाधड़ी वाले कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में पब्लिक को चेतावनी दे दी थी। और वहीं 7 दिसंबर को 2012 को आरबीआई गवर्नर ने भी वेस्ट बंगाल सरकार को ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कह दिया था। वहीं 2012 में सेबी को समझ में आ गया कि शारदा ग्रुप में बहुत सारे फ्रॉड किए जा रहे हैं, जिसके बाद शारदा ग्रुप को इन्वेस्टमेंट लेने से रोक दिया गया। लेकिन शारदा ग्रुप ने इस नियम का ना तो पालन किया और वैसे ही इन्वेस्टमेंट लेते रहे। लेकिन दोस्तों, चोर जितना भी शातिर हो, पकड़ा जरूर जाता है एक दिन। इसी दौरान मार्च 2013 में सेंट्रल कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर सचिन पायलट ने लोकसभा में कहा कि उसके मंत्रालय को बंगाल के शारदा ग्रुप और अन्य कंपनियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही है, जो कि मार्केटिंग स्कीम चलाकर लोगों से पैसा ले रही है। वहीं दूसरी तरफ सेबी हाथ धोकर सुदीप्तो सेन के पीछे लगा हुआ था, और यही वो टाइम था जब शारदा ग्रुप की उल्टी गिनती शुरू हो गई। शारदा ग्रुप के पेमेंट डिफॉल्ट के ढेरों कंप्लेंट्स आने लगे। 2013 की शुरुआत में कंपनी के इनकमिंग फंड्स घटने लगे, जबकि आउटगोइंग फंड ज्यादा थे, यानी आमदनी कम और खर्चा ज्यादा। ऐसे में शारदा ग्रुप में फंड की कमी के कारण अपने एजेंट्स को ना तो वो भुगतान कर पा रहे थे, और वहीं सुदीप्तो सेन को अपने एजेंट्स को समझा पाना काफी मुश्किल हो गया, क्योंकि वो लगातार अपने इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस मांग रहे थे, और वो लगातार सुदीप्तो सेन से ये सवाल पूछ रहे थे कि पैसे क्यों नहीं आ रहे। अब सुदीप्तो सेन के पास 2 ऑप्शन बचे थे, या तो वो सुसाइड कर ले या वहां से भाग जाए, और जिसका डर था वही हुआ। 6 अप्रैल 2013 को सुदीप्तो सेन ने 18 पेज का एक कन्फेशन लेटर लिखा। सीबीआई को लिखे इस लेटर में उन्होंने माना कि उसने कई पॉलिटिशियंस को बहुत सारे पैसे दिए हैं, और ये भी कहा कि टीएमसी के लीडर कुणाल घोष ने उसे घाटे में चलने वाले मीडिया में पैसे लगाने को मजबूर किया, और अपना एक टीवी चैनल मार्केट से कम कीमत पर उन्हें बेचने के लिए मजबूर किया। सुदीप्तो सेन ने यह भी माना कि इन्वेस्टरों के साथ धोखा हुआ है और शारदा ग्रुप के जरिए इन्वेस्टरों को ठगा गया है। उसके लिखे लेटर में ये राशि 10,000 करोड़ रुपए की बताई गई थी। अपने रिटर्न कन्फेशन में सुदीप्तो सेन ने यह भी माना कि इन सब में तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े सांसद भी शामिल थे। ये लेटर लिखकर 10 अप्रैल को पोस्ट करने के बाद सुदीप्तो सेन वहां से भाग गए। अब ऐसी स्थिति में अपना और अपने इन्वेस्टरों का पैसा डूबता देख 17 अप्रैल को शारदा ग्रुप से जुड़े करीब 600 कलेक्शन एजेंट्स टीम के हेडक्वार्टर के बाहर इकट्ठा हो गए और पूरे मामले में सरकार से मदद मांगने लगे, और इसके साथ ही पूरे बंगाल में तहलका मच गया। पुलिस ने शारदा ग्रुप और उसके ऑफिशियल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी, और 18 अप्रैल को सुदीप्तो सेन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। 20 अप्रैल तक देश के लार्जेस्ट पोंजी स्कीम्स के न्यूज पहले तो वेस्ट बंगाल और फिर देश भर के फ्रंट पेज पर हेडलाइन बनने लगी। करीब 1 हफ्ते तक भागने के बाद सुदीप्तो सेन, देवजानी मुखर्जी और अरविंद सिंह चौहान को 23 अप्रैल 2013 को सोनमार्ग कश्मीर में अरेस्ट किया गया। अब पूरे वेस्ट बंगाल पर मातम छा चुका था, लोग सड़कों पर उतर चुके थे, और वहीं सेबी ने लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए शारदा ग्रुप को 3 महीने के अंदर सारे डिपॉजिटरों का पैसा वापस करने को कह दिया। अब इन शॉर्ट में अगर आपको कहूं तो कंपनी को तो बहुत पहले ही बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन इन 7 सालों में कंपनी ने नियमों को ताक पे रख के उन गरीब लोगों के लाखों रुपए खाए, और जब इनका भांडा फूट गया तो कंपनी दफ्तर पर ताला लगाकर वहां से भाग गई। सुदीप्तो सेन की गिरफ्तारी से एक दिन पहले 22 अप्रैल 2013 को वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इस स्कैम की जांच के लिए 4 सदस्यों वाली जुडिशनल इंक्वायरी कमीशन की घोषणा कर दी। इस इंक्वायरी के कमीशन से अध्यक्ष श्यामल कुमार सेन को बनाया गया। करीब 17 लाख निवेशकों ने शारदा ग्रुप के खिलाफ शिकायतें दर्ज की।
इसी के साथ ममता बनर्जी ने 500 करोड़ का एक रिलीफ फंड बनाने की भी घोषणा कर दी, जिसमें शारदा ग्रुप के लो इनकम डिपॉजिटरों को पे किया जाना था। और इस फंड को जुटाने के लिए ममता बनर्जी ने टोबैको प्रोडक्ट्स पर 10% का एडिशनल टैक्स लगा दिया और इस पर भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और बाद में आरबीआई के गवर्नर ने भी इस रिफंड पर सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा बंगाल सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी टीम भी बनाई, जिसमें स्टेट की सीआईडी और कलकत्ता पुलिस के अफसरों को भी शामिल किया गया। और इस एसआईटी के जो मुख्य थे वो थे तब के कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर बन चुके राजीव कुमार। इस साइट ने 1 साल तक मामले की जांच की। अब 14 अप्रैल 2013 को पहली बार सुदीप्तो सेन और कुणाल घोष के खिलाफ एफआईआर लिखी गई। कुणाल घोष और शारदा ग्रुप के दूसरे लोगों को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, जिससे कंपनी के फ्रॉड का पता लगाया जा सके। वहीं कुणाल घोष ने फेसबुक पेज पर टीएमसी के 4 सांसदों और खुद मुख्यमंत्री समेत 12 लोगों के नाम इस मामले में जोड़ते हुए पोस्ट कर दिया और इसके बाद कुणाल घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सेबी की शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया था कि शारदा ग्रुप ने 2459 करोड़ का इस्तेमाल अपने पॉलिसीज को इशू करने में लगाया था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और अप्रैल 2014 तक आते आते शारदा ग्रुप के खिलाफ 285 एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। उसी के साथ सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ जैसी फेडरल जांच एजेंसियां भी इसमें शामिल हो गई। लेकिन इसके बाद ममता सरकार ने इसका भी कड़ा विरोध किया। अब सीबीआई इस मामले में कैसे घुसा, आपको इसके बारे में बताता हूँ। दरअसल असम, उड़ीसा और त्रिपुरा जैसे अन्य राज्यों में मई 2013 में मामला सीबीआई को सौंप दिया था। वहीं अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये केस सीबीआई को पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंगाल एसआईटी ने सुदीप्तो सेन, देवजानी मुखर्जी और कुणाल घोष जैसे सभी गिरफ्तार शख्स को सीबीआई के हवाले कर दिया। अब सीबीआई ने शारदा ग्रुप से जुड़े कई जाने मानी हस्तियों को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर में बुलाना शुरू कर दिया, जैसे टीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट और बंगाल के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रजत मुजुमदार, असामी सिंगर और फिल्म मेकर सदानंद गोगोई, उड़ीसा के पूर्व एडवोकेट और जनरल अशोक मोहंती के नाम भी इसमें शामिल है। असम के पूर्व डीजीपी शंकर बेरऊ के घर भी सीबीआई ने छापा मारा, पर उन्होंने सुसाइड कर लिया था। 21 नवंबर 2014 को सीबीआई ने टीएमसी के सांसद सृंजोय बोस को भी गिरफ्तार कर लिया। दिसंबर 2014 को सीबीआई ने बंगाल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मदन मित्रा को भी इस मामले में अरेस्ट कर लिया। हालांकि सीबीआई ने आरोप लगाया कि राजीव कुमार की अगुवाई वाली एसआईटी ने भी कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उन्हें नहीं सौंपे और उनके कुलीग भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे। दरअसल सुदीप्तो सेन को जम्मू कश्मीर में जब गिरफ्तार किया गया था तो उनके पास एक सेलफोन, एक लैपटॉप, एक पेन ड्राइव और एक लाल किताब उन्होंने सौंपने की बात कबूली थी और इसमें कई पॉलिटिशियंस और कई बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम शामिल थे और सीबीआई ने इसी के बारे में कोर्ट को कहा कि इन्हें कहीं छुपा दिया गया है। इसके बाद सीबीआई की एक टीम ने राजीव कुमार से पूछताछ करने को कहा और उनके कलकत्ता वाले घर में पहुंच गई, जिसके बाद एक अलग ही ड्रामा खड़ा हो गया। कलकत्ता पुलिस ने उल्टा सीबीआई को ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि ममता बनर्जी ने सीबीआई के इस कदम के खिलाफ 3 दिन के धरने पर बैठ गई। इस पर सीबीआई को एक बारी फिर से सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ा, जिसने सीबीआई को आदेश दिया कि राजीव कुमार से पूछताछ करी जा सकती है और अब की बार स्टेट से बाहर जाके पूछताछ करी जाए। सीबीआई ने फरवरी 2019 में राजीव कुमार से शिलोंग में 39 घंटे तक पूछताछ की और यही वो टाइम था जब कलकत्ता में ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। हालांकि सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई और लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद सुदीप्तो सेन को आखिरकार एक केस में सजा हो गई। फरवरी 2014 में सुदीप्तो सेन को जिस केस में सजा हुई वो एम्प्लॉयमेंट लॉ से जुड़ा हुआ था और शारदा ग्रुप के डायरेक्टर के रूप में वो अपने कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड के 30 लाख रुपए जमा नहीं कर पाए थे। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुना दी और अब की बार जो नाम सामने आया था वो थे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नालिनी चिदम्बरम। उनके ऊपर शारदा ग्रुप से 1 करोड़ 40 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। वहीं अप्रैल 2014 में सुदीप्तो सेन की वाइफ, उसके बेटे और उसके बहू को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी गिरफ्तार किया गया था।
जो शारदा ग्रुप की कई कंपनियों के डायरेक्टर थे। इसके बाद पता चला कि सुदीप्तो सेन की 2 वाइफ है। हालांकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान में कहा था कि सुदीप्तो सेन की 3 वाइफ हैं। ईडी ने सुदीप्तो सेन की दूसरी वाइफ पियाली सेन और बेटे शुभोजीत को शिकंजे में लेकर उससे सवाल पूछने शुरू किए, जिससे शारदा स्कैम की तह तक पहुंचा जा सके। हालांकि इस बीच पियाली सेन को बेल मिल गई और शुभोजीत और उसकी पत्नी प्रियंका का नाम सामने आने लगा। इसके बावजूद अब तक पूरा परिवार सामने नहीं आया था। सुदीप्तो सेन की पहली वाइफ का नाम मधुमिता बताया गया था, जो शुभोजीत की मां थी। दोस्तों, SIFO ने दावा किया था कि मधुमिता की शारदा ग्रुप में 2 मेजर फर्म है, शारदा रियल्टी और शारदा कंस्ट्रक्शन में वो भागीदार थी, जो कि इस वक्त कलकत्ता में रह रही थी। मधुमिता के पास इन दोनों कंपनियों के मेजर शेयर थे, जितने की पियाली सेन के पास भी नहीं थे। SFIO के सोर्सेज के मुताबिक उसकी मधुमिता के पास शारदा ग्रुप में सबसे बड़ी फर्म शारदा रियल्टी के करीब 5000 शेयर हैं। वहीं सुदीप्तो सेन की ओर से 1999 में शुरू की गई पहली कंपनी के वो डायरेक्टर भी थी। इस कंपनी का नाम था बेहाला शारदा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सुदीप्तो सेन के ग्रुप में इतनी सारी कंपनियां थी, लेकिन वो फिर भी एक ही कंपनी के डायरेक्टर थे, वो थी ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स, जबकि शुभोजीत 56 कंपनियों का डायरेक्टर था। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की माने तो मधुमिता और उसके बेटे का एड्रेस एक ही था, जबकि पियाली सेन दूसरे एड्रेस पर रह रही थी। शुभोजीत सेन के बारे में एक और बात चर्चा में रही कि वो जमकर पैसा उड़ाता था। ईडी के अफसरों की माने तो उसके पास 35 लग्जरी गाड़ियां थी, जिसमें से 4 इम्पोर्टेंट थी। शारदा ग्रुप सुदीप्तो सेन केवल इसी स्कीम तक सीमित नहीं था, वो तो बकायदा एक बैंक खोलने की प्लानिंग कर रहा था। वो बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की फिराक में था। इसके लिए इन्वेस्टर से 1000 करोड़ का फंड भी अरेंज कर लिया था। इन्वेस्टिगेशन में इस बात का खुलासा हुआ और इस बैंक का नाम शारदा बैंक रखा जाना था। गजब टूबीबाज आदमी। हालांकि इस बीच इन्वेस्टरों ने अपना पैसा वापस ना मिलने पर आवाज उठानी शुरू कर दी और उसका प्लान फेल हो गया। शारदा ग्रुप का स्कैम सामने आने के बाद जो कभी दोस्त हुआ करते थे, आज वो दुश्मन बन चुके थे। जिन पर भरोसा करके लोगों ने पैसा लगाया था, अब वो उनके खून के प्यासे हो चुके थे। हंसते खेलते घरों की खुशियां गायब हो चुकी थी। यहाँ तक व्यापारियों ने अपनी दुकान के शटर तक खोलने बंद कर दिए थे। एक और जहाँ स्कैम में शामिल बड़े बड़े नाम आम लोगों की गाड़ी कमाई से अपने बैंक खाते भर चुके थे, वहीं दूसरी ओर आम लोग, खास करके ग्रामीणों के घर उजड़ने के कगार में पहुंच गए थे। यही हाल झारखंड, असम, त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी उन लोगों का था जिन्होंने शारदा ग्रुप की स्कीम में पैसा लगाया था। मीडिया की तमाम रिपोर्ट की माने तो लगभग 210 एजेंट्स और डिपॉजिटरों ने शारदा ग्रुप के कोलैप्स होने के बाद सुसाइड कर लिया था और उनके घर बर्बाद हो गए थे। पहले जो स्कीम ज़्यादा रिटर्न देकर लोगों को सपने पूरे करने का भरोसा दिला रही थी, वहीं अब लोगों की मौत का कारण बन रही। खास करके एजेंटों पर तो लोगों के पैसे दिलाने का भी भारी दबाव था और सबसे ज्यादा वही शिकार बन रहे थे। द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर ने 19 अगस्त 2013 को शारदा ग्रुप से जुड़ी एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसमें बताया गया कि कुल 17,39,000 लोगों ने स्कैम के बारे में शिकायतें की है, जिनमें से लगभग 83% यानी कि करीब 14,43,000 लोगों ने 10,000 या उससे कम का इन्वेस्टमेंट किया था। न्यूज़पेपर का कहना था कि अगर हम एवरेज डिपॉजिट 5,000 भी मान लें तो स्टेट गवर्नमेंट को कम से कम 720 करोड़ की जरूरत होगी, जिससे वो इन लोगों को उनके पैसे पे कर सकते हैं। वहीं अगर एवरेज डिपॉजिट 7,000 मान लिया जाए तो इन लोगों के नुकसान की भरपाई करने के लिए 1,000 करोड़ की जरूरत होगी। न्यूज़पेपर का ये भी कहना था कि इस स्कैम का जो टोटल अमाउंट है वो कम से कम 3,000 करोड़ रुपए का होगा। हालांकि बाद में ये खुलासा हो ही गया कि ये स्कैम कुल मिला के लगभग 4,000 करोड़ रुपए का था। ईडी इस मामले में अब तक करीब 600 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति सीज कर चुकी है। अब सवाल ये भी है कि सरकार की नाक के नीचे से 200 कंपनियों के जरिए हजारों स्कीमों में पैसे इन्वेस्ट कराकर लाखों लोगों को ठगा गया और वहीं आरबीआई की भी आंखें बंद नजर आई। लेकिन जिनके हवाले देश ही किया हो, जब वो ही इस देश के साथ गद्दारी करें तो इन जैसे स्कैमर से तो क्या ही उम्मीद की जा सकती है। और यही वजह है कि हमारे देश में आज भी घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई घोटाला सामने आ ही जाता है, जिसके बाद अधिक टैक्स के रूप में ये पैसा हमसे ही वसूल लिया जाता है। खैर, हमें ऐसी पोंजी स्कीम से कैसे बचना है, इस पे आते हैं। ज्यादा वादे वाले स्कीम से हमेशा बचे। रियलिस्टिक,
और समझदारी निवेश ही करे। सेबी या सरकारी रेगुलेटरी द्वारा अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ही चुने। स्कीम्स और कंपनी का बैकग्राउंड जरूर चेक करे। ट्रैक रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस को जरूर जांचे। ध्यान रखें कि दूसरों से उनके विचार और अनुभव जरूर लें जो पहले उस स्कीम में इन्वेस्ट कर चुके हैं। ज्यादा रिटर्न्स के लालच में ना आए। किसी भी निवेश में पहले एक प्रोफेशनल या निवेश सलाहकार से सलाह जरूर ले लें। इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं ताकि जरूरत पड़ने पर निवेश के पैसों को ना निकालना पड़े और हमेशा सावधानी बरते। और उम्मीद करता हूँ आपको इस एपिसोड में कुछ सीखने को मिला होगा और हमें कमेंट में बताएं कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है क्या, ताकि और लोगों के साथ फ्रॉड ना हो सके, क्योंकि आपके पैसे बहुत कीमती है और पैसे बड़े मेहनत से कमाए जाते हैं। इसी के साथ मुझे दे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।